हाँ तो हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे इस चैनल रंजन जीएस सेंटर पे। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का जो लेसन 1 है केमिस्ट्री, उसमें सबसे पहला जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो उसमें जो बेसिक जो टॉपिक है उसमें दो चीज है। सबसे पहले देखा जाए तो उसमें परिवर्तन है। परिवर्तन क्या होता है? परिवर्तन तो परिवर्तन जो होता है दो प्रकार का होता है। परिवर्तन कितने प्रकार का होता है? तो परिवर्तन जो होता है वो परिवर्तन दो प्रकार का होता है। एक होता है भौतिक होता है, इसको बोलते हैं भौतिक, और दूसरा जो होता है वो होता है रासायनिक। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत हम लोग देखेंगे तो ये होता है, यह एक अस्थायी परिवर्तन होता है। ये अस्थायी का मतलब जो होता है, अर्थ होता है, ये अस्थायी। अस्थायी का जो अर्थ होता है वो होता है वो बदलता नहीं है। क्या होता है कि वो बदलता नहीं होता है। मतलब जैसे अगर कुछ चेंज परिवर्तन भी हो गया तो वो अपना पूर्व की अवस्था में वापस आ जाएगा। इसका अर्थ यही होता है कि अस्थायी है। अस्थायी का मतलब क्या है कि परिवर्तन नहीं होता है। जैसे इसमें अगला जो टॉपिक है इसमें बताया गया कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन ही नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, और परिवर्तन के बाद वह अपनी पूर्व की अवस्था में वापस आ जाएगा, वापस आ जाएगा। यानी इसका मतलब जो सही का मतलब है कि वापस आ जाएगा वो अपनी पूर्व की अवस्था में। अगला जो है कि इसका जो एग्जाम्पल देखा गया है कि कागज का फटना। अगर कागज जो फट जाता है, कागज जैसे फट गया तो उसको फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर जोड़ सकते हैं ना उसको। मतलब उसका अवस्था में कोई परिवर्तन ही नहीं होता। जैसे अगला भी है मोमबत्ती का पिघलना। अगर मोमबत्ती को जला दिए हैं, मोमबत्ती को जला दिया है तो जलना तो रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा, लेकिन जो पिघल रहा है मोमबत्ती एक जगह जमा हो रहा है वो किसके अंतर्गत आएगा? तो भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। अगर इसके विपरीत देखा जाए, इसके विपरीत यानी रासायनिक में देखा जाए तो रासायनिक एक अस्थायी परिवर्तन है। अगर चेंज हो गया तो अपने पूर्व की अवस्था में वापस नहीं आ पाएगा। जैसे इसमें यहाँ पर जैसे भी देखा गया है कि मोमबत्ती का जला, अगर मोमबत्ती को हम जला दिए हैं तो अपनी पूर्व की अवस्था में आएगा वापस नहीं, वह कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से वायुमंडल में चला गया। अब देखिए दूध से दही का जमना, यानी दूध से दही का बनना है, दूध से दही का जमना। अगर दूध है उसको से हम दही बना दिए हैं, वो वापस फिर वापस ला सकते हैं दही से दूध में? नहीं। तो ये भी एग्जाम्पल हो जाएगा। इसमें होता है कि परिवर्तन के बाद वो अपनी पूर्व की अवस्था में नहीं आ पाता है, यानी जो यहाँ पर गलती मारा हुआ है, चीन जो गलती का है वो वापस नहीं आ सकता है, इसमें परिवर्तन हो जाता है। यानी इसमें जो होगा परिवर्तन, अगर परिवर्तन हो गया तो पूर्व की अवस्था में वापस नहीं आ पाएगा। यही था इतना टॉपिक जो बेसिक में था। हाँ तो अब देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे नंबर 1 में जो पढ़ना है इसमें, नंबर 1 में रासायनिक अभिक्रिया, इंग्लिश में बोलते हैं इसे केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन तो देखिए केमिकल रिएक्शन में होता क्या है कि जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य पदार्थों के साथ क्रिया करके भिन्न गुण वाला नए पदार्थ का, एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे ही केमिकल रिएक्शन बोला जाता है, रासायनिक अभिक्रिया बोला जाता है। ये यहाँ पर जो उदाहरण बताया गया है उससे हम चलते हैं, देखते हैं कैसे होता है केमिकल रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पर जो ए है, ए बी सी डी वाला जो ए है और उसके साथ मिला है बी, ए और बी जो मिला बना दिया ए बी। यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो गया। केमिकल रिएक्शन यहाँ पर जो शब्द दिया गया ए और बी है, दोनों मिलकर क्या बनाया? तो ए बी बनाया। जैसे यहाँ पर पानी, पानी जो होता है और चीनी, पानी और चीनी के साथ मिल जाता है, तब हम देखते हैं पानी और चीनी को मिलाकर और उसमें चाय पत्ती भी डाल देते हैं और गर्म कर देते हैं तो बन जाता है क्या? तो चाय बन जाता है। ठीक, तो चाय बन जाता है। उसी प्रकार अगर हम चाय जो है, चाय को अगर हम खाली गर्म कर देते हैं, चाय को गर्म करते हैं तो चीनी और पानी में अलग हो जाएगा, चीनी और पानी अलग हो जाएगा। जो पानी होता है अगर 100 डिग्री सेल्सियस मिल रहा है तापमान तो वाष्प के रूप में क्या होगा? तो वायुमंडल में चला जाएगा और उसमें जो होता है जो बर्तन का जो पेंदी रहेगा उसमें जाकर बैठ जाएगा कौन? तो चीनी बैठ जाएगा। चीनी ठोस रूप में प्राप्त हो जाएगा अवक्षेप के रूप में। अब जैसे देखा आगे आगे देखा जाए तो H2 यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन जब अभिक्रिया करता है दोनों आपस में तो बनाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। उसी प्रकार अगर हम देखते हैं CaCO3, इसका नाम होता है खड़िया संगमरमर भी बोलते हैं। ठीक, जो संगमरमर है अगर इसको हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं? तो गर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और CaO कैल्शियम ऑक्साइड में कुछ होगा तो टूट जाएगा, टूट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ? तो हम ऐसा लिखेंगे, इसका जो परिभाषा होता है रासायनिक अभिक्रिया, जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य पदार्थों के साथ क्रिया करके भिन्न गुण वाला एक या एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे ही बोला जाता है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया सब देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया जो देखे हम लोग थोड़ा देर पहले, तो उसके बाद ये टॉपिक मिला कि क्रिया विधि क्या होता है। क्रिया विधि क्या होता है? तो क्रिया विधि कुछ नहीं होता है कि इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे यहाँ पर देखा जाए तो HCl है, ठीक, HCl है, ठीक, HCl है। इसमें अगर हम इसे कैसे बना है तो H2 प्लस में Cl2 से बना है। इसका निर्माण कैसे हुआ HCl का? तो H2 और Cl2, यहाँ पर अगर समीकरण को संतुलित करते हैं तो 2HCl होगा। ठीक, अगर हम इसको तोड़ देते हैं, तोड़ कर लिखते हैं जैसे यहाँ पर ऐसे लिखते हैं H प्लस आयन। ठीक, H कहे के मतलब दो गो है तो H प्लस आयन और फिर H प्लस आयन। ठीक, और फिर इसको भी तोड़ के लिखते हैं तो Cl माइनस आयन और फिर Cl माइनस आयन। देखिए ये भी दो गो हो गया 2 और फिर ये भी दो गो हो गया 2। और हम क्या करते हैं कि अगर इसको इसके साथ जोड़ते हैं और इसको इसके साथ जोड़ते हैं तो ऐसे होगा H प्लस आयन Cl
माइनस आया, फिर यहाँ पर HCl, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, और हम जब इन दोनों के साथ में जोड़ देते हैं तब हो जाता है 2, यानी 2 H है तो 2 H, और Cl भी 2 है तो Cl, यही निर्माण हो गया। यही क्रिया विधि है, कुछ नहीं क्रिया विधि है। सबसे पहले क्या होता है कि इसमें जो है, अभी देखो जैसे यहाँ पर H2 है और Cl2 है, तो जो अणु होता है, अणु अणु को सबसे पहले परमाणु में तोड़ते हैं, और फिर परमाणु जो टूट जाता है परमाणु को फिर पूर्ण संगठित करते हैं, जोड़ देते हैं, फिर परमाणु को पूर्ण संगठित करते हैं, आपस में उसको संगठित करते हैं, जोड़ते हैं, और फिर जो उससे जो अणु का निर्माण होता है, प्रतिफल का जो निर्माण होता है, वही कहलाता है क्रिया विधि, क्रिया विधि। और आगे देखेंगे हम लोग विशेषता के बारे में। तो इसको जो विशेषता होता है वो लगभग 5 होता है। कौन कौन होता है? तो सबसे पहले तो जो विशेषता में देखा गया है, विशेषता 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 में जैसे अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना, और दूसरा रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, गैस का उत्सर्जन। ठीक, अब देखिए अवक्षेप का जो बनना है, और रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन। तो देखिए इसमें क्या होता है कि अवक्षेप, अवक्षेप ज्यादातर जो होगा, जैसे बताया था चीनी, चीनी और जो पानी मिलाया जा रहा था, उसमें दोनों को गर्म करके जो चीनी बना था, चाय बना था, उसको हम फिर गर्म कर दे रहे थे। तो क्या हो रहा था उसमें कि जो उसमें हो रहा था कि जो वाष्प के रूप में जो पानी था वो तो वायुमंडल में चला जा रहा था, लेकिन जो चीनी था वो जो जो बर्तन का जो पेंदी था उसमें क्या हो जा रहा था, तो अवक्षेप के रूप में, ठोस के रूप में वो शेष बच जा रहा था। तो वही क्या है, तो अवक्षेप है। तो अवक्षेप कौन है? जो चीनी जो पेंदी में जो जमा हो रहा था वही अवक्षेप है। इसमें रंग में परिवर्तन, जैसे रंग में परिवर्तन कैसे होता है, तो अगर हम केमिकल रिएक्शन, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर चीनी वाला लीजिए, तो चीनी और चाय है, ठीक, चीनी और चाय वाला में देखना है, तो जो चाय का निर्माण कैसे होता है, चीनी और पानी से, और जब हम चीनी और पानी में चाय पत्ती मिला देते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है, और गर्म कर देते हैं उसका, तो उसका रंग जो होता है वो लाल कलर के कर देता है। ठीक है, तो इसी प्रकार इसमें जो होता है, अगर रिएक्शन करता है तो उसमें रंग में भी परिवर्तन हो जाता है, ताप में परिवर्तन। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड ले लें, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लें और उसको निर्माण करना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, ताप निकलता है, यानी उष्मा देता है। कब उष्मा देगा? जब कार्बन और ऑक्सीजन मिलेगा। जैसे कार्बन मतलब जो होता है, जैसे मान लेते हैं कि लकड़ी है, तो लकड़ी में कार्बन की मात्रा है, अगर हम उसको जला रहे हैं यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं तो क्या देगा, तो आग देगा, यानी आग, आग के मतलब क्या, तो ताप देगा, उष्मा देगा। ठीक, तो इसी प्रकार आगे भी है कि गैस का उत्सर्जन, अगर कार्बन डाइऑक्साइड वो ताप तो दे ही रहा, लेकिन उसके साथ क्या दे रहा, तो गैस दे रहा। कौन सी दे रहा था, तो कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा था। इसके बाद देखेंगे हम लोग अभिकारक एवं प्रतिफल। अभिकारक और प्रतिफल क्या होता है, तो अभिकारक जो होता है, अभिकारक वो होता है कि अगर कोई भी समीकरण लिख रहे हैं तो उसमें जो जो भी पदार्थ भाग ले रहा है वो उसको अभिकारक बोला जाता है, और जो अभिकारक के बाद जो प्रतिफल बना, जो उत्पाद बन रहा है, उसको बोलेंगे हम लोग प्रतिफल। इस प्रकार जैसे यहाँ पर है कि ए प्लस में बी, ठीक, ए से बना ए, बी बना, इसमें दोनों जो है, दोनों दोनों को बोल रहा है अभिकारक, अभिकारक, और ये जो बना नया पदार्थ इसको बोल रहे हैं प्रतिफल, प्रतिफल, इसको बोल रहे हैं क्या, तो प्रतिफल बोल रहे हैं। अब आगे देखेंगे हम लोग रासायनिक समीकरण। ये दोनों से मिलकर ही रासायनिक समीकरण बनता है। रासायनिक समीकरण, इसको टोटल जो बना है यहाँ पर, इसको बोलेंगे रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण का अगर परिभाषा बोला जाएगा तो ऐसे बोलेंगे, जब कोई पदार्थ अन्य पदार्थों के साथ क्रिया करके भिन्न गुण वाला, ठीक है, तो देखिए दूसरा में देखें हम लोग, देखें आगे देखेंगे कि रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण देखेंगे। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो जो भी यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनाया गया है ए प्लस बी, और जो एरो तीर जो चिन्ह दिया गया है उसको ए बी बनाया है। ठीक,
इसके बाद जो ये भी बना है वो पूरा को जो ये बना है ये वाला समीकरण उसको ही बोला जाएगा रासायनिक समीकरण। अगर इसका परिभाषा देखा जाए तो ऐसे लिखेंगे, यदि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लिया है, जो पदार्थ भाग लिया है उसको सूत्र एवं संकेत की सहायता से संक्षिप्त निरूपण करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। यहाँ पर देखा गया, देखिए जैसे H2 है प्लस में Cl2 है, ठीक। अब यहाँ से हम बना दिए HCl, ठीक। यहाँ पर समीकरण को संतुलित दिखा दिए। जैसे यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग लिया है, जैसे पदार्थ भाग लिया है, एगो H2 है, एगो Cl2 है। उसको क्या किया है, तो H2 और Cl2 है, उसको क्लोरीन है और हाइड्रोजन गैस है। तो हाइड्रोजन को हम संकेत की सहायता से संक्षिप्त निरूपण किए H2, और जो क्लोरीन है उसको हम संक्षिप्त निरूपण किए हैं Cl2 से, ठीक। और जब उसको हम क्रिया करा दिए तो बन गया काची, तो HCl, और इसको भी संक्षिप्त निरूपण लिख दिया HCl में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, और संक्षिप्त निरूपण करके क्या किया उसको, तो संतुलित कर दिया है। तो इसको ही बोला जाता है रासायनिक समीकरण। क्या हुआ इसमें, तो जब कोई रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं प्रतिफल को उसके संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त निरूपण करना ही क्या कहलाता है, तो रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक। इसके जो अगला बात बोला गया यहाँ पर 7 नंबर में कि इसका प्रकार क्या होता है, तो इसका जो प्रकार होता है 2 प्रकार का होता है। क्या, तो इसके 2 प्रकार होते हैं। इसमें एक था अवस्था में परिवर्तन। क्या था, एगो अवस्था में परिवर्तन, ये भी पूछता है अवस्था में परिवर्तन, ठीक। तो एक बार देख लीजिएगा इसको भी, अवस्था में परिवर्तन। अब देखिए रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण जो प्रकार होता है 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का। एक होता है संतुलित, और एक होता है असंतुलित को कंकाली भी बोला जाता है। कंकाली रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो संतुलित में क्या होता है कि जो अभी बताया कि संतुलित करके जो बताए थे, जैसे यहाँ पर H2 प्लस में Cl2 है, ठीक। अब इसको हम अगर यहाँ पर HCl लिख दिया है, संतुलित में क्या होता है कि जितना परमाणु, अणु के जो परमाणु इतना है 2 है, तो इन्हें भी उतना ही होना चाहिए। जैसे यहाँ पर H कितना है, तो 2 है, यहाँ पर कितना है, तो 1 है, तो संतुलित नहीं है। अगर हम संतुलित करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, तो H कितना है, तो 2, यहाँ पर भी कितना करना पड़ेगा, तो 2। सबसे पहले देखेंगे कि H इधर नहीं लगाना है, इधर पट्टी नहीं लगाना है, लगाना होगा जब भी तब हम आगे लगाएंगे, सबसे पहले आगे ही लगाएंगे, ठीक। तो जैसे यहाँ पर देखें कि H2 है, तो H2 यानी H के वो है 2 गो, अब यहाँ पर भी के गो हो गया 2 गो, अब Cl के गो है तो 2 गो, यहाँ पर भी Cl के गो हो गया तो 2 गो, तो क्या हुआ, तो संतुलित हो गया। जैसे एक आध एग्जाम्पल और देते हैं, कार्बन कार्बन प्लस में ऑक्सीजन O2, तो यहाँ बना CO2, ठीक। यहाँ पर देखिए कार्बन 1 है तो कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन 2 है, यानी संतुलित है, ठीक। एक और देखते हैं एग्जाम्पल, Mg यानी मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन, यहाँ बनाया है MgO, यह क्या संतुलित है, तो यहाँ देखेंगे तो संतुलित नहीं है। जैसे यहाँ पर देखा गया कि O2 है, O2 यहाँ पर O एक ही गो है, तो यहाँ पर O कैसे करेंगे 2 गो, तो यहाँ पर 2 से गुना करेंगे, तो क्या हो गया, वो 2 गो हो गया, और यहाँ पर भी वो 2 गो है। Mg क्या होगा, तो 2 गो, यहाँ पर Mg 1 है, तो यहाँ पर भी कितना से गुना करेंगे, 2 से, तो ये भी संतुलित हो गया, ठीक। अगर असंतुलित का बात किया जाए तो हम ऐसे लिख सकते हैं H2 प्लस में Cl2, फिर यहाँ पर लिख देंगे HCl, यह संतुलित है। तो यहाँ पर लिखेंगे जैसे Mg प्लस में O2, तो यहाँ पर लिख देंगे MgO, यह संतुलित है। तो इसका जो डिफिनेशन होगा संतुलित रासायनिक समीकरण का, तो लिखेंगे ऐसे, वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या, प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान होती है, दोनों ओर तीर चिन्ह के दोनों ओर प्रत्येक तत्व की संख्या जो होती है, परमाणु संख्या जो होती है वो समान होती है, उसे बोला जाता है संतुलित रासायनिक समीकरण। और जो असंतुलित रासायनिक समीकरण है वो इसका जो डिफिनेशन होगा लिखेंगे, वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें तीर चिन्ह के दोनों ओर प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या जो होती है वो असमान होती है, समान नहीं होती है, तो उसे बोला जाता है असंतुलित रासायनिक समीकरण या कंकाली रासायनिक समीकरण। इसके बाद देखेंगे हम लोग लिखने का नियम, ठीक है। तो लिखने का नियम देखते हैं।
लिखने का जो नियम है, सबसे पहला हम उसको लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उनके संकेतों और अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर जो है A प्लस में B, मान लेते हैं कि यहाँ पर बना A और B बना, ठीक। अब यहाँ पर बताया कुछ लिखने का नियम है, तो लिखने का जो नियम है सबसे पहले कि जो A है, A यानी अभिकारक किसको बोलेंगे, दोनों को क्या बोलेंगे, तो अभिकारक बोलेंगे, इसको अभिकारक बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्या, तो प्रतिफल बोलेंगे, ठीक। प्रतिफल यानी बोला है यहाँ पर कि जो भी अभिकारक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक को तीर चिन्ह के बाईं ओर लिखा जाता है, तीर चिन्ह के बाईं ओर लिखा जाता है। सबसे पहले हम एक यहाँ पर लिखेंगे, एक, यानी लिखेंगे यहाँ पर कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को, यानी अभिक्रिया में अभिकारक को लिखेंगे, अभिक्रिया में अभिकारक को तीर चिन्ह लिख देते हैं, तीर चिन्ह के बाईं ओर लिखा जाता है, बाईं ओर लिखा जाता है। अब दूसरा में देखेंगे, दूसरा में कैसे पता चलेगा, तो दूसरा में देखिए कि दो अभिकारकों के बीच एक धन चिन्ह दिया जाता है, तो ये भी लिखेंगे कि दो अभिकारकों के बीच दो या दो से अधिक अभिकारकों के बीच धन चिन्ह दिया जाता है। उसी प्रकार हम फिर लिखेंगे एक और बनाकर कि जो तीन में लिखेंगे कि जो अभिकारक होता है, अभिकारक के दौरान जो प्रतिफल बनता है वो तीर चिन्ह के दाईं ओर बनता है। कि जो लिखेंगे यहाँ पर कि प्रतिफल को तीर चिन्ह के दाईं ओर लिखते हैं, दाईं ओर लिखते हैं। और चौथा में कुछ होगा, तो चौथा में भी यही हो जाएगा कि अगर दो पदार्थ बन रहा था, जैसे यहाँ पर लिखेंगे कि CaCO3 था, ठीक। अब जब टूटा था तब क्या बनाया था, तो कार्बन डाइऑक्साइड और फिर परस में कुछ बनाया था, तो CaO बनाया था। तो यहाँ पर दो चीज देखिए, जैसे अभिकारक है और प्रतिफल। अभिकारक जो कौन होता है, अभिकारक जो होता है तीर चिन्ह के बाईं ओर वाला रहेगा, और जो प्रतिफल रहेगा वो तीर चिन्ह के दाईं ओर वाला रहेगा। तो दाईं ओर में भी देखिए ना दो है, और दो प्रतिफलों के बीच क्या है, तो धन चिन्ह है। यहाँ पर वही लिखेंगे कि दो प्रतिफलों के बीच धन चिन्ह दिया जाता है, ठीक। यहाँ पर 4 हो गया। और पांचवा भी देखेंगे हम लोग, पांचवा में क्या बोलता है इसमें, तो पांचवा बोलता है कि अभिकारक और प्रतिफलों को एक तीर चिन्ह द्वारा अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है। तीर चिन्ह यह दिखाता है कि अभिक्रिया किस दिशा की ओर हो रही है। जैसे यहाँ पर तीर चिन्ह तो दिया जा रहा था लेकिन हम तीर चिन्ह को काहे दे रहे थे, तो लिखने के लिए दे रहे थे, ताकि अलग अलग अभिकारक और प्रतिफल को भी अलग अलग निर्देश करे, यानी बतावे कि ये अभिकारक और ये प्रतिफल है, इसलिए हम तीर चिन्ह को दे रहे थे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हो गया इतना। अब आगे हम लोग देखेंगे कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, तो द्रव्यमान जो संरक्षण का नियम है वो कहता है कि जब कोई भी पदार्थ हो उसका न तो निर्माण होता है और न ही नाश होता है, ठीक। जैसे यहाँ पर बताते हैं कि एक वैज्ञानिक थे रूस के, वो बोलते हैं कि वैज्ञानिक M.V. लोमोनोस, उनका जो नाम है रूस के वैज्ञानिक है M.V. लोमोनोस है, जो 1756 ईस्वी में कहते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण अर्थात द्रव्यमान अनस्वरता का नियम का प्रतिपादन किए, तथा उसकी पुष्टि 1774 ईस्वी में लैंडोल्ट तथा लेवोजियर ने किया। द्रव्य अविनाशी है, क्या बताएं कि द्रव्य जो है, पदार्थ जो है अविनाशी है, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का न तो निर्माण होता है और न ही उसका नाश होता है, ठीक। यही है यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम है कि ऊर्जा का न तो निर्माण होता है और न ही नाश होता है, उसी प्रकार उसको ऊर्जा जो होता है एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण होता रहता है। उसी प्रकार अगर द्रव्यमान में जैसे इसका जो वजन है, मान लेते हैं वजन कितना 5 ग्राम है,
तो ठीक 5 ग्राम दोनों को मिलाकर 5 ग्राम है, तो इसका भी कितना होगा, तो 5 ग्राम होगा वजन। यही बोलता है क्या, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलता है। ठीक, इसके बाद है संतुलन विधि। संतुलन विधि, संतुलन विधि दो तरीका से होता है। पहला वो होता है कि अनुमान विधि होता है, और दूसरा जो विधि है वो बीजगणितीय विधि होता है। तो अनुमान विधि में हिट एंड ट्रायल विधि उसको बोलते हैं। ठीक है, हिट एंड ट्रायल विधि। तो हिट एंड ट्रायल विधि में क्या होता है, हम पढ़ते हैं एक बार, फिर उसको सुनिएगा आप लोग। ठीक, तो देखिए क्या है हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल विधि इसमें बोलता है कि इसका उपयोग क्यों करते हैं, तो बताया गया कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु संरक्षित रहता है। परमाणु संरक्षित रहता है मतलब उसका ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, संरक्षित रहता है। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलन करने के लिए एक सरल विधि जिसे अनुमान द्वारा संतुलन विधि या हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। तो ये हीट एंड ट्रायल विधि है क्या, तो उसको बताते हैं। इस विधि में समीकरण से संबद्ध पदार्थों के संकेत, यानी ये जो समीकरण यहाँ बताया, समीकरण जो दिया गया है, अगर कोई भी समीकरण है उसको दिया गया है तो बोलते हैं कि उसको संकेत और सूत्रों को ठीक पहले, जैसे जैसे यहाँ पर बताते हैं, मान लेते हैं मैग्नीशियम है प्लस में ऑक्सीजन है। ठीक, अब बना दिया है MgO बना दिया। ठीक, यहाँ पर यानी बोलता है कि इस विधि में समीकरण से संबंध पदार्थों के संकेत, यानी संकेत बताया गया, पदार्थ के संकेत क्या, तो Mg है, O2 है, और सूत्र यानी सूत्र MgO बन गया। ठीक, तो सूत्र को ठीक पहले आवश्यक गुणांक का प्रयोग किया जाता है। आवश्यक गुणांक ऐसा हम चुन लेंगे कि गुणांक, यानी गुणांक कौन होता है, जैसे यहाँ पर x है, यहाँ पर x का गुणांक क्या है, तो यहाँ पर 1 है। अगर यहाँ पर लिखा रहता 2, तो x का गुणांक क्या है, तो 2 है। ठीक, उसी प्रकार उस पदार्थ जो होता है, ऐसा हम पदार्थ को ऐसा मतलब एक आवश्यक गुणांक का खोज करेंगे, आवश्यक गुणांक का खोज करेंगे, जो गुणांक का चयन इस प्रकार से करते हैं कि समीकरण के तीर चिन्ह के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान हो जाए। अगर हम ऐसा संख्या से गुणा करेंगे, अगर इधर कि यहाँ पर मान लेते हैं 2 से गुणा कर दिए, तो 2 के हो गया, Mg जो हो गया वो 2 हो गया, यहाँ पर Mg 2 है। ये दोनों दाने सेम से गुणा करना, जैसे हम यहाँ 2 से किया है तो यहाँ पर भी 2 से करना होगा। अब देखिए 2 गो Mg है और 2 गो Mg है, वोट के गो है तो 2 गो है, और वो भी के गो हो गया यहाँ पर, तो 2 गो हो गया। तो क्या हुआ, तो ये संतुलित हो गया। संतुलन विधि यही हिट एंड ट्रायल विधि है। फिर से एक बार पढ़ते हैं हिट एंड ट्रायल विधि का जो परिभाषा है, अगर लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर बोलता है कि इस विधि में, यानी लिखेंगे ऐसे ही, इस विधि में समीकरण से संबद्ध पदार्थों के संकेत और सूत्रों को ठीक पहले आवश्यक गुणांक का प्रयोग किया जाता है। आवश्यक गुणांक का प्रयोग किया जाता है। गुणांक का चयन हम इस प्रकार करते हैं कि गुणांक का चयन हम इस प्रकार करते हैं कि समीकरण के तीर चिन्ह के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की संख्या जो होती है, प्रत्येक तत्वों की जो परमाणु संख्या होती है वो समान हो जाए। इस प्रकार हम गुणांक का चयन करते हैं, बस यही लिख देना है। इसके बाद अगर एग्जांपल में और देखा जाए तो जैसे Fe प्लस में H2O है। ठीक, आप बना दिया यहाँ पर Fe3O4 प्लस में H2। अब बताना है कि यहाँ पर संतुलन है, संतुलित है ये कि नहीं। जैसे यहाँ पर Fe कितना है, तो 1 है, यहाँ पर कितना है, तो 3 है, यहाँ पर 3 है। तो यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे कि देखते हैं कि कैसे होता है। तो यहाँ Fe 3 है, तो यहाँ पर भी कितना करेंगे, तो 3 से गुना करेंगे। 3 तो Fe हो गया, लेकिन यहाँ पर भी 3 Fe हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि 4 है, कितना ऑक्सीजन है, तो 4, तो यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1 ही है। तो अगर हम यहाँ 4 करते हैं ऑक्सीजन को 4 करते हैं, तो यहाँ 4 से गुना करना पड़ेगा, और जब 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा, तो 4, तो ऑक्सीजन हो गया 4, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो बढ़ गया, हाइड्रोजन बढ़ गया, क्या हो गया, तो 4 दूना 8 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया, यानी कितना अभी यहाँ पर 2 ही है, यहाँ भी कितना से गुना करेंगे, तो 4 से, तो 4 दूना 8, ये भी सेम हो गया, ये भी हो गया। लेकिन यहाँ जो Fe3 है वो भी हो गया क्लियर। तो आप देखिए यहाँ पर रासायनिक जो समीकरण था वो संतुलित हो गया। तो ये कैसे किया है, तो हिट एंड ट्रायल विधि, अनुमान विधि से कर दिए। बीजगणितीय विधि अलग है, वो अभी बाद में सीखेंगे हम लोग। अभी हम लोग देखेंगे हिट एंड ट्रायल विधि से। हिट एंड ट्रायल विधि जो अनुमान विधि है वो बहुत ही सरल है, अनुमान से बताया जाता है कि कितना लगेगा, कैसे हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखेंगे हम लोग। इससे क्या सूचनाएं प्राप्त होती है, इससे क्या सूचना प्राप्त होती है, तो इससे सूचना कौन कौन सा प्राप्त होता है। जैसे सूचना प्राप्त होता है पहला में कि यह अभिकारक एवं प्रतिफलों के संकेतों और सूत्रों की जानकारी देता है। यानी अभिकारक जो समीकरण है, समीकरण जैसे
जैसे मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन MgO बना, ठीक, यहाँ पर संतुलित भी कर देते हैं, बना, ठीक। अब इसमें क्या क्या जानकारी दे रहा है, ये जो समीकरण है इससे हमें क्या सूचना मिल रहा है, तो सूचना में ये सबसे पहले मिल रहा है कि अभिकारक जो है उसका सूत्र क्या है। अभिकारक का सूत्र क्या है, अभिकारक का सूत्र ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों की जानकारी देती है, संकेतों एवं सूत्रों की जानकारी देता है, सूत्रों एवं संकेतों की जानकारी देता है, संकेतों की जानकारी देता है, जानकारी देता है। दूसरा में क्या मिलेगा यहाँ पर, कि दूसरा में यहाँ पर प्राप्त होगा कि कौन कौन से पदार्थ भाग लिए हैं, कौन कौन से पदार्थ भाग लिए हैं, कौन कौन से पदार्थ भाग लिए हैं, ठीक। और भी कि कौन कौन से पदार्थ भाग लिए हैं, और फिर अभिक्रिया के दौरान कौन कौन सा पदार्थ बना है, कौन सा पदार्थ बना है, इसकी जानकारी देती है। और भी देगा कि जैसे अभिकारकों के प्रतिफलों के अनुपात की जानकारी देता है, अभिकारक एवं प्रतिफलों के अनुपात की जानकारी देता है, अनुपात की जानकारी देता है, अनुपात की जानकारी देता है, ठीक। और क्या मिलेगा कि अभिक्रिया के अभिकारकों और प्रतिफलों में अभिकारकों एवं प्रतिफलों के आयतनों की अनुपात की जानकारी, प्रतिफलों के आयतनों की अनुपात की जानकारी देता है, आयतनों की अनुपात की जानकारी देता है, अनुपात की जानकारी देता है। इसके बाद भी देखा गया है कि द्रव्यमानों के अनुपात की जानकारी देता है, अभिकारकों के बीच अभिक्रिया के दौरान जो अभिकारक होता है, अभिकारकों एवं प्रतिफलों के द्रव्यमान के अनुपात की जानकारी, अनुपात की जानकारी देता है, अनुपात की जानकारी देता है, ठीक। अब इसके बाद इतना ही सूचना मिल देंगे तो मिल जाएगा 5 नंबर, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 को हो गया, ठीक। अब यही लिखना है, पहला कुछ लिखेंगे कि सूत्रों एवं संकेतों की जानकारी देता है, यानी कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और कौन कौन से पदार्थ बन रहा है उसकी जानकारी देता है। अभिक्रिया में एवं प्रतिफलों के आयतनों के अनुपात की जानकारी देता है, यहाँ पर लिखेंगे आयतनों के अनुपात की जानकारी देता है। मोलों की संख्या के अनुपात की जानकारी देता है, यही लिख रहे मोलों की संख्या अभिकारक एवं प्रतिफलों में मोलों की संख्या के अनुपात की जानकारी देता है। फिर अभिकारकों एवं प्रतिफलों के आयतनों के अनुपात की जानकारी देता है। फिर अभिकारकों एवं प्रतिफलों के द्रव्यमान के अनुपात की जानकारी देता है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इससे लाभ क्या है, इस जो रासायनिक समीकरण है उससे हमारा लाभ क्या है। तो देखिए लाभ क्या है बताते हैं। इससे लाभ रासायनिक समीकरण से लिख देते हैं, रासायनिक समीकरण से लाभ, समीकरण से लाभ। तो समीकरण से लाभ कैसे होगा, तो समीकरण का लिखने का तरीका विश्व में एक ही है जिससे आसानी से लिखा जाता है। कैसे है आसानी से लिख सकते हैं, जैसे हम कार्बन लिख दिया, ठीक,
कार्बन को संकेत में दोनों लैटिन शब्द है, जो कार्बन है वो लैटिन शब्द है। पूरे विश्व में कार्बन ऐसा ही लिखा जाएगा, कार्बन को सी से। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 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 बोलते हैं, हाइड्रोजन को बोला जाता है एच, ये ऐसा ही लिखा जाएगा H2। हीलियम है, हीलियम तो यहाँ पे लिखेंगे He, ऐसा ही लिखेंगे। पूरे विश्व में लिखने का तरीका एक ही है, जो जितने भी वैज्ञानिक है उसको लिखने में आसानी होती है। तो यही एक पहला तो लाभ वही हो जाएगा, लिखने का पूरे विश्व में एक ही है नियम है, जैसे लोगों को लिखने, वैज्ञानिकों को लिखने में कोई कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है, पहला लाभ हो जाएगा। दूसरा लाभ क्या होगा कि दूसरा लाभ हो जाएगा कॉपी की बचत होती है, कॉपी तथा पेन की बचत होती है, पेन की बचत होती है, पेन की बचत होती है, बचत होती है। क्या होगा कि कॉपी तथा पेन के लिखने में, मतलब कॉपी और पेन अगर हम संकेत लिख रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि कार्बन लिख रहे हैं और ऑक्सीजन लिख रहे हैं, कार्बन प्लस में ऑक्सीजन लिख रहे हैं, ऑक्सीजन फिर बना कुछ कार्बन डाइऑक्साइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। ठीक, अब देखिए कितना बड़ा ले लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिया, लेकिन हम अगर सूत्र एवं संकेत की सहायता से संक्षिप्त एकदम ऐसा ही लिख दे रहे हैं CO2। अब देखिए इतना ही सन में पूरा लिखा गया, तो लिखने में क्या हुआ कि जगह भी कम लगा और इंक भी कम लगा, और फिर जो कॉपी, अगर कॉपी पे लिख रहे हैं तो उसमें कॉपी की जो पेज होती है वो भी बचेगा। ठीक, तो यहाँ पर हो गया ये पूरा। अब देखिए एक लाभ और है, 3 लाभ इसमें है कि पहला लाभ तो क्या हुआ, लिखने का पूरे विश्व में एक ही नियम है, लिखने का पूरे विश्व में एक ही नियम है, लिख देते हैं लिखने का एक ही नियम, लिखने का एक ही नियम है, नियम है, इसीलिए कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है वैज्ञानिकों को। दूसरा कुछ है तो कॉपी तथा पेन की बचत होती है, बचत होती है। तीसरा में क्या है, तो तीसरा में यहाँ पर है कि इससे रासायनिक समीकरण से ठीक जैसे वस्तु अगर कौन कौन से पदार्थ भाग लिया है और कौन कौन से पदार्थ बन गया है, तो उसको ठीक अनुमान की पता चल जाता है कि कितना पदार्थ भाग लिया और कितना पदार्थ का निर्माण कर दिया है। उससे भी पता चल जाता है कि कितना पदार्थ भाग लिया और कौन सा पदार्थ बना दिया है, तो हमारा उससे भी लाभ होता है कि सही से सूचनाएं प्राप्त कर देती है, तो उससे भी लाभ होती है। अब इसका जो सीमाएं हैं, उस सीमाएं देखेंगे हम लोग अब कल की वीडियो में।